हेलो। हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है हमारी? आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आवाज हमारी सुनाई दे रही है? प्लीज राइट एस इफ यू आर लिसनिंग मी। ओके ओके। नाउ पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेट होगा आज क्लास का, और पिछले टर्म पे आए भी नहीं थे। लेकिन अभी इसमें एक मैसेज पड़ा था कि 7:20 तक शायद कोई क्लास चल रही थी, इसी वजह से जो है इसमें थोड़ा सा हमने सोचा कि हो सकता है विलम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग पिछले टर्म पे सेक्शन 22 तक पढ़े थे, मिस्टेक पढ़े थे, पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में। आज जो हम लोग लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। यानी अभी भी हमारा सेक्शन 10, ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन 10 है, यानी इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कहा जा सकता है कि सेक्शन 10 जो है इसेंशियल तो है, लेकिन अगर उसको याद रखने के लिए कह सकते हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई होता है। उसके अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत हमने दो चीजें पढ़ ली है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री कंसेंट। तीसरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तीसरा जो आवश्यक तत्व है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट विद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। उसी के अंतर्गत हम लोग जो है सेक्शन 23 लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कब लीगल होगा, कब इलीगल होगा, ठीक है। और कोई भी कंसीडरेशन, देखिए दो चीजों की मैं लगातार बात कर रहा हूं, पहला है ऑब्जेक्ट और दूसरा है कंसीडरेशन। यानी न तो आपका कोई भी एग्रीमेंट या ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो इलीगल हो या फॉरबिडन बाय लॉ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी अगर आप कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन हम लोगों ने किस सेक्शन में पढ़ा था? 2D में। 2D में हम लोग डेफिनेशन क्लास में देखा था कि कंसीडरेशन क्या है, ठीक है। कंसीडरेशन क्या है उस कंडीशन में, हेलो हेलो, कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन की स्थिति में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसमें कौन से चीज मतलब क्या कंसीडरेशन होगा, क्या कंसीडरेशन नहीं होगा। इन केस अगर कंसीडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उस सारे टर्म कंडीशन के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा कंसीडरेशन हो, यानी प्रतिफल हो, वो प्रतिफल क्या हो? विधि पूर्वक हो, विधि हो। अगर उसमें अनलॉ आती
है तो वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, वो एग्रीमेंट कोई भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो है सेक्शन 23 को देखेंगे। सेक्शन 23 में लीगलिटी दो चीजों की टेस्ट की जाएगी, आप लिख लीजिए। सेक्शन 23 के अंतर्गत लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दो चीजों का टेस्ट होगा कि या क्या ये लीगल है कि इलीगल है। दूसरी चीज व्हाट, अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है लीगलिटी हम टेस्ट करेंगे, लेकिन लीगलिटी हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये जो कंसीडरेशन है लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये लीगल है, क्या होगा, कैसे होगा। व्हाट कंसीडरेशन, यानी किस प्रकार का कंसीडरेशन और किस प्रकार का ऑब्जेक्ट रहेगा जो लॉफुल होगा और ये माना जाएगा कि ये कंसीडरेशन लॉफुल है, ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है। इसके लिए भी हम एक चार्ट बना लेंगे। व्हाट यानी कंसीडरेशन, व्हाट कंसीडरेशन इज लॉफुल एंड व्हाट ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन, पहला फर्स्ट फाइंड लीगलिटी, सेकेंड इज दैट in which condition and what circumstances is required for the legality of the consideration and object, and it may be validated to any agreement and it may be enforced as a contract। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या वैलिडिटी, क्या इसको पावर मिलता है जो एग्रीमेंट और प्रॉमिस है उसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सके। उसी के अंतर्गत हम लोग सेक्शन 23 का देखेंगे। इसमें कहा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पहला पॉइंट है, यानी कोई भी कंसिडरेशन या एग्रीमेंट, किस चीज का, कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट किस चीज का, एग्रीमेंट का, इज लॉफुल, यानी पहला प्राइमा फेसाई इज लॉफुल माना जाएगा कि कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये माना जाएगा कि लॉफुल है, चाहे वो कंसीडरेशन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अनलेस, उसमें ध्यान दीजिएगा एक शब्द जुड़ा हुआ है उसके आगे, अनलेस कह रहा है। अनलेस यानी अगर, अनलेस इसके अलावा, यानी ये सर्कमस्टांसेस पाए जाएंगे, आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस अगर पाए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन क्या होगा, अगर उसके अंतर्गत कोई भी, उस ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन के अंतर्गत अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल हो जाएगा। इस के तहत ये माना जाएगा कि अगर हम कोई भी चीजें कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसीडरेशन कर रहे हैं, तो इट मे बी रिक्वायर्ड टू fulfill the such circumstances if find any circumstances which is explained in section 23 will be void, will be unlawful। ठीक है, चाहे वो कंसीडरेशन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब वो अनलेस क्या क्या है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अनलेस में पहला हो गया, इट इज फॉरबिडन बाई लॉ, इट इज फॉरबिडन बाई, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। अनलेस के बाद एक एरो बना के, इट इज फॉरबिडन बाई लॉ। कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान दिया जाएगा कि जो भी हमने कंसीडरेशन दिया है, यानी जो भी प्रतिफल अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, या जो भी हमारे एग्रीमेंट का उद्देश्य है, वो किसी भी फॉरबिडन ना हो, यानी किसी भी लॉ के द्वारा प्रतिषेधित ना हो, यानी रोका ना गया हो। कि यानी इस तरह के अगर कंसीडरेशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो हम प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, ये एनफोर्सिएबल नहीं है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गैम्बलिंग का। ठीक है, इंडिया में क्या है, प्रोहिबिटेड है ना, इंडिया में गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर बेट लगाता है या गैम्बलिंग करता है, कि अगर मान लीजिए जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, या भारत और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, या भारत और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर इंग्लैंड का व्यक्ति अगर लगाएगा तो इंग्लैंड का लॉ लागू होगा। लेकिन इंग्लैंड में परमिटेड है, लेकिन हमारे यहाँ
प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, लॉ द्वारा प्रतिबंधित है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आप गैम्बलिंग नहीं कर सकता, बेट नहीं लगा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति अगर बेट लगाता है उस मैच पे कि चलो आज न्यूजीलैंड जीत जाएगी, मान लीजिए न्यूजीलैंड जीत जाएगी, ठीक है, तो हम लगाते हैं कि नहीं इंडिया जीतेगा, ठीक। तो हम दोनों लोग क्या किए, एक एग्रीमेंट किए, किस लिए, उस बेट के लिए एग्रीमेंट किए, और वो बेट क्या है, लॉ द्वारा प्रतिबंधित है, यानी फॉरबिडन बाय लॉ, कहां पे, इंडिया में। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वाइड होंगे, और इसका जो भी उद्देश्य या कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। यानी कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो पहला कंडीशन है सेक्शन 23 का कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब दूसरा कंसिडरेशन, इसमें दूसरा टर्म क्या कहता है, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, लेकिन अगला क्या है और क्या होना चाहिए, अनलेस में पहला फॉरबिडन बाय लॉ अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसका उद्देश्य और कॉन्ट्रैक्ट दोनों वाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है इफ ऑफ सच अ नेचर, यानी इस प्रकार का, देखिए पहला कहता है फॉरबिडन बाय लॉ, दूसरा कहता है इफ, यानी इस प्रकार का कोई भी क्या है, अगर कार्य किया जाता है, परमिट किया जाता है, ठीक है, या डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी इस प्रवृत्ति का कोई लॉ हो जो क्या करे, किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करे, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा, और जो भी एग्रीमेंट होगा दो व्यक्तियों के बीच वो वाइड माना जाएगा, ठीक। तो दूसरा कंडीशन ये है कि इस तरह का, पहला फॉरबिडन बाय लॉ, दूसरा अगर इस नेचर का कि परमिट किया जाए कि डिफीट, यानी कोई भी प्रोविजन लॉ का डिफीट करता हो तो उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि ये कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अब आगे इसमें तीसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा है फ्रॉडुलेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट फ्रॉड के अंतर्गत होता है, ठीक है, कोई फ्रॉड किया जाता है, फ्रॉड के अंतर्गत चीट करके किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्स कराना चाहे तो अगला व्यक्ति नहीं करा सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य फ्रॉड के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और ये माना गया है कि इसमें फ्रॉड किया गया है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जो भी एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा और ये अनलॉफुल हो जाएगा। यानी कोई भी कंसीडरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका रहेगा, अगर फ्रॉडुलेंट बेस्ड है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये सारी चीजें देखी जाएगी। यानी चौथा जो है फ्रॉडुलेंट है। पांचवा है इन्वॉल्व या इम्प्लाई, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इन्वॉल्व और इम्प्लाइज क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी कंसीडरेशन में, लॉ ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन के लिए इन्वॉल्व और इम्प्लाइज दोनों सब पर ध्यान दीजिए, क्या नहीं होना चाहिए, इंजरी टू द पर्सन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी कंसीडरेशन में अगर इस कंसीडरेशन के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को इंजरी होती है, ठीक है, यानी इन्वॉल्व होता है कि व्यक्ति को इंजरी हुई है, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है, या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी की क्षति होती है। यानी दोनों कंडीशन, या एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंसीडरेशन है, तो अगर वो किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाता है, उस कंसीडरेशन के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा इंजरी होती है, या उसके प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचती है, उस व्यक्ति के एक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, कंसीडरेशन के द्वारा, या उस अनलॉफुल कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट से अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है, इंजरी होती है, या उसके प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचती है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा,
उस कंडीशन में एग्रीमेंट वाइड होगा और वो जो भी कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट रहेगा वो अनलॉफुल डिक्लेयर होगा। पांचवा जो है द कोर्ट रिगार्ड, यानी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट रिगार्ड मतलब ये देखेगा कि इट एज इमोरल, यानी अगर कहीं मान लीजिए कि आप दो लोग एग्रीमेंट किए और कोर्ट के सामने पहुंच गए, तो उसमें देखेगा कि अगर ये ऊपर के सारे कंडीशन नहीं है तभी आप कोर्ट में जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर के जितने हमने कंडीशन बताए हैं, अगर वो कंडीशन आपके कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट में नहीं है, कहीं नहीं पाया जाता है और आपका एग्रीमेंट माना जाता है कि एग्रीमेंट आपको प्रतीत हो रहा है कि आपका एग्रीमेंट वैलिड है, तब आप कोर्ट के सामने जाएंगे। जब कोर्ट के सामने जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये देखेगा कि आपके एग्रीमेंट में कहीं इमोरलिटी, पहला देखिएगा, लिख लीजिएगा, कोर्ट रिगार्ड इट इमोरलिटी तो इन्वॉल्व नहीं है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन तो आप नहीं लेके चल रहे हैं कि किसी पब्लिक पॉलिसी को क्षति पहुंच जाए या किसी पब्लिक पॉलिसी को हानि पहुंचाने के लिए आप कार्य कर रहे हो, वो एग्रीमेंट किए हो। यानी दो चीजों का कोर्ट रिगार्ड केवल दो चीजों का करेगी, इमोरलिटी और दूसरा जो है पब्लिक पॉलिसी, यानी कहीं आपके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से कोई पब्लिक पॉलिसी को क्षति तो नहीं पहुंच रही है। इस कंडीशन में ध्यान दिया जाएगा कि अगर इस तरह के हम कार्य किए हैं, अगर हमारे ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन में, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 24 अभी आपको पढ़ाएंगे, उसमें दिया हुआ है कि अगर एक भी पार्ट पूरे कंसीडरेशन का, होल कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट का एक भी कोना अगर मान लीजिए अफेक्टेड होता है किससे, अनलॉफुल से, यानी ये इस कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर उसमें पाया जाता है उस ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन में, तो भी आपका एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड माना जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में अगर पार्टली affected by unlawful or illegality or any term and condition which is explained in section 23 is found, अगर कोई भी एक कंडीशन अगर उसमें पाया जाता है, then your agreement will be void and object and consideration will be unlawful। ठीक है, ये कंडीशन है, इसके अंतर्गत इसकी लीगैलिटी की चेक किया जाएगा। ठीक है, आगे ये कहता है कि अगर इस तरह के किसी भी प्रत्येक केस में अगर कंसीडरेशन और एग्रीमेंट जो है अनलॉफुल होगा तो उसके लिए क्या होगा, दो चीजें होंगी। अगर कोई भी इस कंडीशन में पाया जाता है तो पहला इसकी लीगैलिटी, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन के अंतर्गत कोई भी अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसका परिणाम यानी रिजल्ट हमेशा वाइड होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी इसमें एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस सेक्शन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती है पीसीएसजे में, आपको प्री में भी ये चीजें पूछी जाएंगी, तो इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एकदम आपको इलस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या ये इलीगल है, वाइड है, वाइडेबल है, वैलिड है, इस तरह के ऑप्शन बना के दे दिए जाएंगे। उस कंडीशन में जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसीडरेशन से प्रीलिमिनरी में भी क्वेश्चन आते हैं और आपको मेंस में भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएंगे। तो इस पर भी फोकस करते हुए इसके कंसेप्ट, यानी ये जो 5-6 चीजें हमने बताई है कि सारे एग्रीमेंट जो माने जाएंगे लॉफुल माने जाएंगे। ठीक है, सारे एग्रीमेंट और कंसीडरेशन यानी कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट किसी भी एग्रीमेंट के लॉफुल माने जाएंगे अनलेस, जो हमने बताया, अन्यथा यानी क्या क्या नहीं होना, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई क्लॉज नहीं आप लिखेंगे जिससे कि किसी लॉ को प्रोहिबिट किया जा सके, किसी लॉ को डिवाइड किया जा सके या किसी लॉ को डेरोगेट किया जा सके।
या कोई ऐसा प्रोविजन आपके एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन देखे कि फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, आपका उद्देश्य और कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट के अंतर्गत आता है, या कोई भी पार्ट उसका इन्वॉल्व हो या इम्प्लाइज हो किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाने में। शारीरिक इंजरी हो सकती है, उसके प्रॉपर्टी को भी इंजरी हो सकती है। यानी इस तरह के अगर शारीरिक या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आप कोई काम करते हैं या उसको एनफोर्स एग्रीमेंट करते हैं, उस कंडीशन में भी आपका एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। और लास्ट है कि कोर्ट ये ध्यान देगा, कोई भी अगर मैटर उसके सामने आएगा, देखा जाएगा कि कोर्ट के नजर में अब क्या वो इमोरल तो नहीं है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो नहीं है, ठीक है। ये सारे कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन जो हैं जिसके आधार पर वेरीफाई किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, इनके आधार पर इनको खरा देखा जाएगा, खरा उतरते हैं कि नहीं, और इस आधार पर अगर नहीं पाया जाता तो वो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल माना जाएगा और जो भी एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा। लेकिन अगर इन सारे तत्वों में से कोई भी एक तत्व अगर उसमें पाया गया तो वो इनवैलिड की कंडीशन में आ जाएगा, वाइड हो जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा, ध्यान, सॉरी फॉर दैट, वाइड होगा। यानी इसमें से कोई भी पार्ट अगर आपके एग्रीमेंट में पाया जाता है जिससे कि आपका कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है तो वो एग्रीमेंट का नेचर, लिख लीजिए, एग्रीमेंट का नेचर हमेशा वाइड होगा, इलीगल भी नहीं होगा, रखिएगा, वाइड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। और जो ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन होगा वो अनलॉफुल होगा, उसका जो नेचर रहेगा। अब इसी में हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लिया जाए जिससे समझ में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, ए जो है, प्रॉमिस करता है कि वो बी को 1,000 रुपया देगा। प्रॉमिस ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि 1,000 रुपया देगा। जैसे मान लीजिए मैंने कौस्तुभ जी को प्रॉमिस किया 1,000 रुपया दूंगा, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि 6 महीना बाद देंगे। दो कंडीशन है कि 1,000 रुपया तो देंगे लेकिन 6 महीने बाद देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए उसमें कोई और किसी का नाम ले लीजिए, आप लोग अपने को समझ लीजिएगा, तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बी से मांग लेता है, 1,000 रुपया मांग लेता है, उधार ले लेता है, तो और ये क्या होता है कि उसको देने में फेल हो जाता है। बी अगर 1,000 रुपया उसको नहीं दे पाता है, उस कंडीशन में क्या करता है, सी से कहता है कि हमको टाइम ग्रांट कर दीजिए और हम इसको आपको आगे दे देंगे। तो टाइम ग्रांट करने की ये कंडीशन फेल होना ये अनलॉफुल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये टाइम ग्रांट करने की परमिशन मांग रहा है तो ये क्या होगा, ये जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा और इसमें ऑब्जेक्ट भी वैलिड है, कंसिडरेशन भी वैलिड है, इसलिए ये एग्रीमेंट भी वैलिड होगा, अनलॉफुल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर ये मान लीजिए हम 3 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 लोग हैं, जैसे किसका किसका नाम ले ले, आप लोग बता दीजिए, अमना जी, आंसू जी और मैं, 3 लोग हो गए। 3 लोग हो गए तो तीनों लोग क्या करते हैं, मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, यानी कौस्तुभ जी से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उनका अनाज या तो एक्वायर कर लेंगे या भविष्य में एक्वायर कर लिए हैं या भविष्य में एक्वायर कर लेंगे। किसके द्वारा, चीटिंग के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, ठीक है। यानी 3 लोग, अभिनव जी, आंसू जी और मैं, 3 लोग एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग तीनों लोग मिलके कौस्तुभ जी से इतना कोई अनाज एक्वायर कर लेंगे या भविष्य में मतलब कर लिए हैं, एक्वायर्ड आर टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, ठीक है, कर लेंगे। किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, यानी फ्रॉड के द्वारा। शब्द क्या यूज हुआ है, फ्रॉड। अगर शब्द फ्रॉड यूज हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि अगर कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट होता है वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर फ्रॉड के द्वारा हमारा एग्रीमेंट हुआ है तो वो इलीगल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। वहां पे जो भी एग्रीमेंट होगा वो वाइड माना जाएगा,
उस कंडीशन में कहीं कोई समझौता नहीं, फ्रॉडुलेंट के द्वारा वो अर्जित की गई है और हम लोगों के मध्य में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसका ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है। जब ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, अनलॉफुल मतलब फ्रॉड के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उस कंडीशन में माना जाएगा कि ये जो कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल करता है हमारे टर्म एंड कंडीशन को जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए इसके अंतर्गत अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट होगा। ठीक, इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं, आपको बताते हैं एक चीज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का है ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉड करने का। फ्रॉड करके हम गेन करेंगे। ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉड के द्वारा हम अनाज गेन करेंगे। 3 लोग मिलके कौस्तुभ जी से फ्रॉड के द्वारा अनाज गेन करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल कंसीडरेशन का ध्यान रखिएगा। कैसे कंसीडरेशन का, अनलॉफुल कंसीडरेशन का कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा, आजकल देखते हैं जो आप कोर्ट में देखेंगे तो 419, 420, 467, 468 के मुकदमे बहुत आते हैं। FIR इनके अंतर्गत बहुत होता है, क्योंकि इतने लोग नौकरी दिलाने वाले हो गए हैं कि लोग ले नहीं पा रहे हैं। कंडीशन यही है। कहने का मतलब हमारे तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहता है, जैसे मान लीजिए कि मैं ही कहता हूं कि भैया ऐसा है कि आपको मैं नौकरी दिला दूंगा, ठीक, यानी किसमें? पब्लिक, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी दिला दूंगा, रेलवे की नौकरी दिला दूंगा, मान लीजिए कहते हैं उदाहरण के तौर पे। और हम आपसे कंसीडरेशन में क्या करते हैं? आपसे 10 लाख रुपया ले लेते हैं या जितना भी प्राइस ले लें, ठीक है, और कहते हैं ठीक है एग्रीमेंट हो गया दोनों लोगों का, ठीक। उसके बाद हम आपकी नौकरी लगवाएं या न लगवाएं उससे मतलब नहीं है। हम पहले जब जिस दिन एग्रीमेंट किए, इम्प्लाइडली एग्रीमेंट किए, उसी दिन ये मान लिया गया कि हमने क्या किया है? इलीगल कंसिडरेशन लिया है। यानी जिस कार्य के लिए हमने कंसिडरेशन लिया है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, अपोज में है, यानी हमारी कोई वो नहीं है कि हम किसी भी सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को इलीगली तरीके से एनफोर्स करके और इस तरह का कंसीडरेशन और लाभ लेके हम किसी की ज्वाइनिंग करा दें, किसी का अपॉइंटमेंट करा दें। यानी हमारा जो पैसा लेना था, जो कंसीडरेशन था, वो अनलॉफुल था। और ये अनलॉफुल कंसीडरेशन हम उससे क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना कि ये भाई तुम्हारी नौकरी लगा रहे हैं, हमको तुम पैसा दोगे, वो हमारे लिए प्रतिफल हो जाएगा, और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, वो तुम्हारे लिए प्रतिफल हो जाएगा। दोनों के लिए प्रतिफल हो गया कि नहीं हो गया? दोनों के लिए कंसीडरेशन हो गया। लेकिन हमारा जो कंसीडरेशन था, हमने जो 10 लाख रुपए लिए था, वो अनलॉफुल था, क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, कोई विधि नहीं है जिसके अंतर्गत ये एश्योर किया जाए कि नहीं मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा, ठीक है। यानी इस तरह का अगर कोई भी कार्य किया जाता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो उस कंडीशन में अनलॉफुल कंसीडरेशन पाया जाएगा। और जब अनलॉफुल कंसीडरेशन उसमें विद्यमान होगा तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। एक और छोटा सा उदाहरण आप लोग देख लीजिए। ए प्रॉमिस बी टू ड्रॉप ए प्रोजिक्यूशन, ठीक है। एक उदाहरण है कि अगर एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि ऐसा है कि जो हमारे खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया है, किस चीज का? चोरी का, ठीक है, वो आप विड्रा कर लीजिए, ठीक है, और जो मैं चुराया हूं, जो मैं लूटा हूं, वो आपको वापस कर दूंगा। क्या इस तरह का हो सकता है? क्या ये माना जाएगा? इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट करे तो आप उसको वैलिड मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम लॉ को डिफीट कर रहे हैं, लॉ को वो कर रहे हैं, डेरोगेट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। यानी जो प्रोविजन बनाया है कि अगर कोई रॉबरी करता है, कोई थेफ्ट करता, तो उसका पनिशमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफ लॉ। बट इन केस आई हैव बीन trace out that the such agreement has been held between two persons, that I am a
thefter or robber to drop or restore your property, and you also promise that I have been withdraw prosecution। तो इस कंडीशन में अगर प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने का अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो कहता है कि नहीं आपको संपत्ति वापस कर देंगे, तो दोनों में ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन पाया जाएगा कि अनलॉफुल है, क्योंकि लॉ जो सेटल्ड लॉ है उसको आप वायलेट कर रहे हैं, फॉलो करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन में माना जाएगा कि आपका जो भी कंसीडरेशन है वो वाइड अनलॉफुल माना जाएगा और इसके अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा। ठीक, अब इसमें दो केस है, नोट कर लीजिए। पहला केस है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992। ये आपके बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें भी देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करना है। दिया तो बेयर एक्ट में सब कुछ है, लेकिन होता है ना कि हम अगर फोकस उस पर करा देंगे तो आपका भी दिमाग जाएगा, ध्यान जाएगा, तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई रहती हैं, ध्यान नहीं आता है। तो इसलिए हम उस चीज को फोकस करते रहते हैं, जिससे कि देखिए होता क्या है ना कि सेल्फ जेनरेटेड सेल्फ मतलब एक्साइटमेंट, अगर सेल्फ के द्वारा जिस दिन अगर व्यक्ति कार्य करने लगता है तो उसी दिन माना जाता है कि वो व्यक्ति परम वैभव प्राप्त कर लिया और वो व्यक्ति क्या हो गया, ज्ञानवान हो गया, अगर स्वयं की प्रेरणा से अगर वो कोई कार्य करने लगा तो। ठीक है, अब कोई कार्य का मतलब इलीगल कार्य नहीं जो समाज द्वारा प्रोहिबिटेड है, रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, वो कार्य जो समाज द्वारा प्रमाणित है और स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया है शिफ्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर शिफ्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, वहां क्या था, अभी हमने जो एग्जांपल दिया विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन टू ईच अदर की बात है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। जैसे मान लीजिए एक जज साहब है, एक हमारा केस चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए और उनके यहाँ केस, वो एज ए बीइंग जज हैं और उनके यहाँ हमारा केस चल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में वो मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है ऐसा हो रहा है, तो एक तीसरा यानी हमारे मित्र को जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, ये जो जज साहब हैं इनसे मैं केस ले रहा हूं बिकॉज माई फ्रेंड इज थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, और वो जो व्यक्ति जज है वो क्या है, अथॉरिटी कंसर्न है, वो अथराइज है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो किसी भी केस का निस्तारण करेगा, किसी भी केस का डिस्पोजल करेगा। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति प्राइवेट पर्सन कहता है कि नहीं ऐसा करिए कि एक केस हमारे पास शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या माना जाएगा, उस कंडीशन में माना जाएगा कि अगर वो शिफ्टिंग होता है तो वो इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा, और इस कंडीशन में वो जो भी एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यही केस ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, अगर अथॉरिटी कंसर्न या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं ऐसा करिए कि अक्सर आप देखेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ लोग पढ़ लिए हों, आर्बिट्रेशन आप लोग पढ़ लिए होंगे, हो सकता है। तो आर्बिट्रेशन में आप लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आर्बिट्रेशन हुआ या कंसोलिएशन हुआ, जो भी है ये इट हैज बीन डिसाइडेड बाय प्राइवेट पर्सन एंड इट मे बी अपॉइंटेड इटसेल्फ बाय द पार्टीज। ठीक है, ये पार्टी अपने ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है, स्वयं द्वारा अपॉइंट करती है, और दोनों लोग एक एग्रीमेंट के अंतर्गत मानते हैं कि इस पार्टी के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा हम दोनों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत एक प्राइवेट व्यक्ति को एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और क्या कहते हैं कि उसके अंतर्गत दिया गया निर्णय हमें मान्य होगा। ठीक, तो वो एक क्या है, प्रोसिक्यूशन हुआ। लेकिन अब उसमें कहाँ टेक्निकलिटी आती है कि कोई अगर बड़ा केस है तो हम क्या करते हैं, किसी कोर्ट में चल रहा है या हमारा विवाद है, तो हम किसके सामने प्ली करेंगे, या तो गवर्नमेंट को देंगे या कोर्ट कंसर्न को देंगे, जो हमारी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, जिस ज्यूरिडिक्शन में होंगे उस कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगे कि हमारे लिए आर्बिट्रेशन सेटअप किया जाए, आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए। तो उस कंडीशन में अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है तो ये माना जाएगा कि वो प्राइवेट पर्सन है,
लेकिन कोर्ट क्या करती है, अपने पास से केस उस आर्बिट्रेटर के पास ट्रांसफर कर देती है, यानी प्राइवेट पर्सन के पास। ठीक है, तो इट इज एडॉप्टेड ए प्रोसीजर, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसीजर एडॉप्ट करके किया गया है, इसलिए ये कार्य अनलॉफुल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अथराइज कंसर्न पर्सन किसी एज ए बीइंग ए जज अगर डिसाइड करता है, हेल्ड करता है कोई प्रोसिक्यूशन, और तीसरा व्यक्ति आके कहता है नहीं आप हमारा केस नहीं देखेंगे, हाँ नहीं, तीसरा व्यक्ति इन लोगों का केस आप नहीं देखेंगे, हम इनका केस देखेंगे, हम इसको डिसाइड करेंगे, तो अगर वो उसके हाथ से वो प्रोसिक्यूशन ले लेता है उस पार्टी से, तो उस कंडीशन में अनलॉफुल होगा। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाय द कोर्ट, अगर किसी ऑर्डर के अंतर्गत अगर आपको दिया जाता है, कहा जाता है, तो आप एप्लीकेशन देते हैं, तो वो अथॉरिटी कंसर्न आपके केस को वहां ट्रांसफर कर देता है, उस प्रोसिक्यूशन को ट्रांसशिफ्ट कर देता है। अब उस शिफ्टिंग को लॉफुल माना जाता है और उसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन होता है वो आपका लॉफुल होगा। यही बात इस केस में कही गई है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992। ठीक, दूसरा केस है, दूसरा केस ध्यान लीजिए, ये क्या लिखा है, सुंदर गोवर्धन वर्सेस बालाचंद्रन, सुंदर गोवर्धन वर्सेस बालाचंद्रन AIR 1990। ठीक है, इसका एक ही लाइन है, एक ही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति मैरिज का ब्रोकेज करता है, यानी शादी की दलाली करता है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिकल में तो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ठीक, अगर हमारे कहने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि कोई, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पब्लिक पॉलिसी थी, जो पब्लिक पॉलिसी के बियॉन्ड जाता है, यानी मैरिज ब्रोकेज जो होगा वो क्या होगा, मैरिज ब्रोकेज एक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। आज जब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई कार्य होगा तो एग्रीमेंट होगा, तो ये माना जाएगा कि ये एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। उस कंडीशन में भी आप ये ध्यान देंगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में वो वाइड माना जाएगा, वो एग्रीमेंट वाइड होगा। इसी के अंतर्गत जब हम आगे पढ़ते हैं, यानी कहने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये एकदम से आपको ध्यान होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिमिनरी में भी आता है, मेंस में भी आता है, अक्सर लोग अवॉइड कर जाते हैं। तो इसको अगर आप समझे रहेंगे तो आगे सेक्शन 25 पढ़ेंगे जिसमें वाइड होता है, व्हेन द कंसीडरेशन विल बी वाइड। ठीक है, अभी आगे सारे आप ट्रेड पढ़ेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट आप ट्रेड पढ़ेंगे, सारे सेक्शन इसी पे बेस्ड हैं, सेक्शन 23 एंड 24 पे। तो इसका कहने का उद्देश्य ये है कि ये और टर्म एंड कंडीशन हम जान जाएं कि किस टर्म एंड कंडीशन के आधार पर माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अगर अनलॉफुल कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट किसी भी एग्रीमेंट में पाया जाता है तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, बस यही 2-3 शब्द याद रखेंगे, आपको एकदम एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब हम अगला सेक्शन 25 हाँ, बात सही कह रहे हैं कि एक चीज देखिए, जो आजकल देखेंगे, अभी आपको एक उदाहरण बता दूं कि जो ये MPL चल रहा है ये भी इल्लीगल है, इल्लीगल है। MPL के अंतर्गत क्या करते हैं, उसमें लिखा रहता है सारी टर्म एंड कंडीशन को सावधानी से पढ़ें, यानी अगर आपका पैसा चला गया या आप कुछ लगा दिए तो वो आप समझो कुछ मिलेगा नहीं। यानी MPL यानी इस तरह की गैम्बलिंग, इस तरह के खेल हमारे यहाँ भारत में प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये प्रायोजित विदेशों से हो रहे हैं। अब इस तरह की हमारे यहाँ कोई पॉलिसी अभी नहीं है कि जिससे कि इनको रोका जा सके।
ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ओपन है, ऑनलाइन पूरा जो है एक साथ है। हॉर्स ट्रेडिंग हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग आप आगे आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमपीएल हो गया और पता न कौन कौन सा गेम चल रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मैं घर खरीद लिया, मैं करोड़पति हो गया। ये सारी चीजें प्रलोभन देते हैं, आप भी ज्वाइन करिए, आप भी अपनी टीम बनाइए। इट इज ए काइंड ऑफ गैम्बलिंग, इट इज ए काइंड ऑफ लाइक एज ए हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो इट इज रिस्ट्रेन्ड बाय द इंडियन लॉ, भारतीय लॉ द्वारा प्रतिबंधित है। बट इट हैज बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल द पर्सन कंसर्न फ्रॉम द इंडिया इज एडॉप्टेड इटसेल्फ। उसमें लिखा रहता है कि ये टर्म एंड कंडीशन आप अपने पॉलिसी के अंतर्गत करिएगा, इसका कोई रिस्क मतलब क्या है, मान्य नहीं है, न रिटर्नेबल है, ठीक। तो इस तरह के अब जैसे मान लीजिए मैरिज ब्यूरो है, मैरिज ब्रोकरेज का हमने अभी उदाहरण दिया था सुंदरा वाला केस में। मैरिज ब्रोकर जो हैं ये शादी.com और ये अपने यहाँ परमिटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जहां भी रिकॉर्ड होगा होगा। अब लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ इस तरह की कोई ऑन रिकॉर्ड पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन वो क्या है, वो इलीगल है। अगर उसके अंतर्गत कोई सारी एक चीज कभी आप सुना है कि ऑनलाइन मैरिज किए और उसके बाद चले गए शादी.com के यहाँ कि तुमने हमारी मैरिज गलत करा दी, तुमने हमारी मैरिज वो फला व्यक्ति से करा दी और वो हमको डाइवोर्स दे दिया, वो हमको मारता पीटता है। कभी इस तरह का केस सुने हैं? क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि वो एग्रीमेंट ही नहीं होता है, वो एग्रीमेंट होता है वाइड होता है, यानी उस कंपनी कंसर्न से शादी.com से जो भी आपका एग्रीमेंट होगा वो वाइड माना जाएगा। उसका किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मैरिज.com से शादी.com से हमने शादी कर लिया है, अब हम शादी.com के खिलाफ केस करेंगे। अरे क्या केस करेंगे भाई, वो तो उस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है और वो प्रोहिबिटेड है, आपने क्यों किया? तो इसलिए ये सारी चीजें हैं और वो लोग ऑनलाइन करते हैं, चीजें करते हैं, एक दूसरे का वो करते हैं। आप चाहे जो भी फीस लेते हो, कंसर्न लेते हो, आई डोंट नो, लेकिन ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई कार्य होता है तो ये माना जाएगा कि इट इज प्रोहिबिटेड एंड फॉरबिडन बाय लॉ है, जो इंडिया में अप्लाई नहीं है अगर इस तरह के कार्य होते हैं तो। लेकिन हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी कोई कंसर्न पॉलिसी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इस तरह से हम लोग क्या नहीं है। अब धीरे धीरे करके सारी चीजें आ रही हैं जो आगे भविष्य में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमारे कहने का सोल उद्देश्य यह है कि कोई भी अगर कार्य मान लीजिए कि हम करते हैं जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है बाय द टर्म एंड कंडीशन विच इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 23 विल बी एनी एग्रीमेंट विच हैज बीन हेल्ड विल बी वाइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो ये माना जाएगा कि वाइड है, ठीक। अब देखिए सेक्शन 24, 5 मिनट का समय ले लें कि अगले दिन पढ़ाएंगे, जैसा आप लोग कहें कल पढ़ाएं, क्योंकि लेट से आए हैं, सोच रहे हैं कि एक सेक्शन और पढ़ा दिया जाए। सेक्शन 24 में छोटा सा है, ध्यान लीजिए, अपना बैरक देख लीजिए। एग्रीमेंट इज वाइड, पहला टर्म है एग्रीमेंट इज वाइड इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन। देखिएगा वहां कह रहा है कि लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं, अगर कोई भी पार्ट, सेक्शन 24 कहता है कि एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन आर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी कोना भी अगर कंसिडरेशन का और ऑब्जेक्ट का अनलॉफुल है, ठीक है, सिंगल भी अगर अनलॉफुल पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़ा है कि नहीं? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 13 के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 13 जब पढ़ेंगे तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात कही गई है, ठीक है, ग्रहण जिसको कहते हैं, या कलरेबल लेजिस्लेशन की बात आप लोगों ने पढ़ी होगी। कहने का मतलब यह है कि वहां कहता है, वहां जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि अगर एनी पार्ट ऑफ द एक्ट इज अनलॉफुल टू द एक्सटेंट, यानी किस स्टेज तक अगर कोई भी
ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, कोई भी सेक्शन अगर ऑपरेटिव नहीं है, अगर वो सेवरेबल है यानी वो अंतर करने योग्य है, तो वहां पे माना जाएगा कि वो जो वैलिड पार्ट है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है और जो इनवैलिड है, इलीगल है, उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। ये सेवरेबल कंडीशन में है आर्टिकल 13 में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 24 में कहता है कि नहीं, अगर कोई भी पार्ट, अगर थोड़ा भी पोर्शन भी अगर पाया जाता है कि इलीगल है, अगर इसमें धब्बा है, धब्बा भी पाया जाता है कि ये कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इलीगल है, तो वो होल एग्रीमेंट विल बी वाइड, यानी पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा अगर थोड़ा भी पोर्शन उसमें पाया जाता है कि ये मतलब कि इसमें इलीगलिटी है, अनलॉफुल है। ठीक, तो यानी ये एनी पोर्शन आर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विच हैज बीन गवर्न बाय द unlawfulity or unlawful consideration or unlawful object, the whole agreement will be void। सेक्शन 24 यही कहता है। आगे इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल जो है हम आगे 25 पर एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडरेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंसिडरेशन में ही वो आगे एक्सटेंड किया जाएगा, कौन सा कंसिडरेशन वाइड होगा और किस कंसिडरेशन को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले मेंस क्वेश्चन में हमेशा एक दो क्वेश्चन बनेगा मेंस में। ठीक है, और ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स में या आपको मेंस में भी प्रश्न बना के दे देता है। ठीक है, नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, हमारे कहने का मतलब यह है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई इन द आर्टिकल 13। इट मीन्स वहां सेवरेबिलिटी मतलब यह है कि कोई भी वायर्स यानी कोई भी सेक्शन का कोई पोर्शन अगर मान लीजिए कि एप्लीकेबल नहीं है, अगर मान्य नहीं है, तो उसको हटा के जो पोर्शन एप्लीकेबल होता है उसकी व्याख्या की जाती है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सेक्शन हम 24 पढ़ रहे हैं इसमें डिफरेंट है। ये कहता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 24 कहता है कि नहीं, अगर कोई भी पूरा का पूरा एक्ट अगर सही हो, पूरा का पूरा कार्य सही हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सही हो, कंसिडरेशन सही हो, लेकिन अगर उसमें एक धब्बा, एक स्पॉट भी अनलॉफुल पाया गया, ठीक है, अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पाया गया, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी उसमें सेवरेबिलिटी अलग करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी पॉइंट भी अगर उसमें पाया गया कि एक पॉइंट भी अगर उसमें अनलॉफुलिटी विद्यमान है, तो पूरा का पूरा ये मान लिया जाएगा कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सेक्शन 24 ये कहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ट्राई टू स्प्रेड इट, सबको सबके पास पहुंच जाए, सबको आप लोग शेयर करें। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट। इट मे बी कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो।